हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे DSSB की तैयारी के लिए। यानी कि आपको बताया, मैंने आपको कहा था, एक चीज़ कही थी कि DSSB की तैयारी हम जब से करेंगे उसमें आपको सारे पेपर इस बार कराने हैं। यानी कि अब हम लेके चलें, कल आपको नेट का 2009 का पेपर में से बताया था कि जो DSSB में आ सकता है। यानी कि DSSB में से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो नेट में से भी उठते हैं। अब क्योंकि आपको पता ही है लाइब्रेरी का सिलेबस एक है, और कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मुझे इंग्लिश में भी बता दो, तो इंग्लिश और हिंदी में, इसलिए मैंने आज सेम पेपर दो जगह स्प्लिट कर लिया है और आपको एक तरफ हिंदी मिलेगा और एक तरफ इंग्लिश मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों का समय व्यर्थ हो कि पहले इंग्लिश में देखो फिर हिंदी में देखो। सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते जाना। क्योंकि DSSB लाइब्रेरी का यानी कि ऑल ओवर इंडिया, सीधी सीधी बात है, ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी लाइब्रेरी का पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन सेम से ही मिलेंगे। भैया रंगनाथन ने बता दो, रंगनाथन ने जब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस करे तो क्या इग्नू के पेपर में अलग मिलेगा चाहे, या फिर मान लो दिल्ली के पेपर में अलग मिल गया, ठीक है। अब UP के पेपर में या फिर कोई KVS के पेपर में अलग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस एक है। क्योंकि लाइब्रेरी हिस्ट्री का ही पार्ट है और हिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए हिस्ट्री में और लाइब्रेरी में इस तरह की चीज़ों में जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन हैं वो याद करने होते हैं। तो अभी हमारे पास सर्टेन टाइम में 1 महीना है पूरा का पूरा। सबसे पहले आपको मैं सारे इसके UGC नेट के जितने पेपर है उसमें से ओल्ड पेपर में से करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। फिर KVS का जो अभी पेपर हुआ वो कराना है। उसके बाद इसरो का जो पेपर है वो कराना है। इससे क्या होगा, आपके जितने क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको सर्टेन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मान लो अगर आपके पास 5000 क्वेश्चन, या फिर क्या मान के चले हम 1000 क्वेश्चन हमने कर लिए, 1000 से ज़्यादा करेंगे वैसे तो, 1000 क्वेश्चन भी कर लिए, 1000 में से अगर 20 भी मिल गए, या फिर वैसे तो 20 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 30 भी मिल गए, 40 भी मिल गए, तो आपका क्या होगा, आपका जो पेपर पार्ट 2 है, यानी कि पेपर 2 है, वो आपका लाइब्रेरी का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक आधा तो क्वेश्चन आपको भी आता होगा भाई, और हर पेपर में ये तो है नहीं कि बच्चा तुक्का ना मारे, तुक्का भी मारते हैं, तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में मैं इधर ले लेता हूँ, हिंदी में इधर लेके चलता हूँ। यानी कि ये हो गया पहला आपका पेपर। कौन सा है ये? जून 2010 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। CCF आपको आज के टाइम पर लाइब्रेरी साइंस में CCF इम्पोर्टेंट नहीं है, तो CCF इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, रिसोर्स शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरीज, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे लिखते हैं, इसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले को भी पढ़ना बताना है। ग्रंथालय के माध्यम से संसाधनों, यानी संसाधनों बांटने की प्रक्रिया, जो क्रिया है, किन कारकों द्वारा प्रेरित करता है? तो वो किन कारकों द्वारा प्रेरित करता है? यानी कि सोर्स शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरीज प्रोवाइड बाय द फैक्टर। कौन सा फैक्टर है वो? तो उसका फैक्टर है, दोनों फैक्टर है, यानी कि आपका प्राइस भी है और इन्फॉर्मेशन भी है, यानी कि A एंड B दोनों हो जाएगा, ठीक है। A एंड B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज, अच्छा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी एसोसिएशन, द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज UK इज नाउ द, एक तरह से क्या कह रहा है, लाइब्रेरी, हिंदी में पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK जब किसका यह संगठन है, यानी किसका संगठन है? तो संगठन के बारे में आपको आ जाएगा, एक आ जाएगा सिपली, यानी कि CILIP, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो फुल फॉर्म आपको जितनी भी मिले उनको याद कर लेना, जैसे कि आपकी ASLIB, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ALA की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको फुल फॉर्म याद करनी है, क्योंकि आपको एक अच्छा स्थान हासिल करना है भैया। देखो, पास सब होंगे, पास होने के बाद भी जब मेरिट निकलती है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, उसमें बच्चे निकलते हैं, क्यों? नंबर कम होने की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। IFLA की, ILA की, FID की, ये सारी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। चलिए, रियल टाइम एक्सेस
रेफरेंस क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो रियल टाइम एक्सेस रेफरेंस होता है, रियल टाइम एक्सेस रेफरेंस में आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है, एक्सेस व्हेन द सर्च फॉर, यानी कि एक्सेस व्हेन द सर्च फॉर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई थ्योरी के बारे में कई बार पूछा गया है। थ्योरी ऑफ एक्स और वाई का, भाई जो एक्स और वाई जो थ्योरी है, एक्स और वाई थ्योरी किसकी बात करता है, मोटिवेशन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यानी DDC इज़ नाउ लुक्ड आफ्टर बाई, यानी कि इस हिंदी में पढ़ लेते हैं, DDC को देखभाल अब कौन करता है, कौन करता है DDC की देखभाल, भाई DDC की देखभाल कौन करता है, OCLC, यानी कि OCLC करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। इन स्टॉक हैज़ अ मर्ज्ड, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक जो क्वेश्चन है ये नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे आता है वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ डिज़ाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब वैसे अगर कंप्यूटर की दृष्टि से लेके चले, वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता ही है, FW क्या है, FW लेक्सटन, यानी कि आगे चलिए, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नोट कर लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका 12, इधर इंग्लिश में बोल लिया मैंने, हिंदी में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ISBN का जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है या फिर कितने अंकों का होता है, ये तो आपको पता ही होगा भैया। इतना तो अगर ये पेपर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पता तो भैया आप पेपर को छोड़ दो, आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट करके जाओगे, और इस तरह की चीज़ों को मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उस तरह का करोगे। या तो भाई आपकी कैपेबिलिटी है, मान लो आपका लक अच्छा है, तुक्का मारने में जा रहे हो तो फिर तो अच्छी बात है। अगर इस तरह का SBI यानी कि ISBN नंबर नहीं पता, यानी कि SSN नंबर नहीं पता कितने डिजिट का होता है, कहाँ से लिया जाता है, ये तो चलो मान लिया कहाँ से लिया जाता है, बहुत कम को पता है। वैसे RRLF जो एसोसिएशन है दिल्ली में, वहाँ से लिया जाता है, जो ISBN नंबर देती है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है बिब्लोग्राफी, यानी कि ग्रंथ परक संयोजन संबंध है, तो वो किससे संबंधित है, यानी कि 13 नंबर में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बिब्लोग्राफी स्टडीज से, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपसे पूछा जाता है डुप्लीकेट कोर मेगा डाटा कंटेंट्स फॉर द, किससे इसका नंबर पूछा जाता है, तो नंबर याद कर लेना, इसका नंबर है 15। ये नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 हमारे कंप्यूटर के, या तो कंप्यूटर का सबको पता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 17 कंप्यूटर के इसमें। द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोडल ऑफ द कनेक्टेड टू ए सेंटर हब इज़ नोन एज, भाई सेंटर हब में जब कनेक्टेड रहता है तो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, यानी कि जैसे ये है, आप कंप्यूटर किताब में भी देख लेना, इस तरह का जो होता है, इस तरह का डायग्राम होता है, यानी कि इस तरह से कनेक्टेड होता है ये हर कंप्यूटर में, ये एक बीच में ये रहता है और इस तरह से कनेक्ट रहता है, तो स्टार टोपोलॉजी कहते हैं उसे, स्टार टोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस नेटवर्क टोपोलॉजी में घटकों को केंद्रीय स्थान के संबंधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का 29वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि 29वें क्वेश्चन में मेमोरी के बेस में पूछा गया। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन किस में मेजर करी जाती है कंप्यूटर की मेमोरी, भाई सब में करी जाती है, बिट में भी करी जाती है, KB में भी करी जाती है, MB में भी करी जाती है, और TB में भी करी जाती है, ZB में भी करी जाती है, XG में भी करी जाती है, तो इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। फिर अगला आता है आपका डिल नेट आपको तो पता ही होगा, जो डिल नेट क्या है, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। देखो अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी अभी, देखो डिल नेट का फुल फॉर्म देखो DLLNIET। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या दे रखी है, इन्होंने जो डिल नेट का क्वेश्चन देने के बाद इन्होंने दोनों चीज़ दे दी, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क भी दे दिया और डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क भी दे दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके अनुसार जो इसके पेपर के अनुसार दिया गया था वो डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि पहला दिया गया है। यहाँ पर ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क भी है और डिल नेट, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
21 देखते हैं, 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि 21 इंपॉर्टेंट नहीं है। डिमांड इज़ अ बुक ऑनलाइन गवर्नमेंट फैक्टर ऑफ द बुक इज सिलेक्शन, तो ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज पूछा जा सकता है, पर इंडेक्सिंग लैंग्वेज में बस ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि ये पढ़े होने चाहिए, जब आप पढ़े होगे तभी तो पूछा जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो इंडेक्सिंग जो कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट में ये क्या कह रहा है देखते हैं। अनुक्रमण भाषा उपयुक्त की स्वीकृति अनुक्रमण पदों की सूचना से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, बात कही, सही बात कह रहा है। अनुक्रमण भाषा पद के बीच विभेद करने का उपयोग, देखो बात दोनों सही कह रहा है, इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंट लगा लेना। बस क्वेश्चन यानी कि इसका कथन यानी कि अभिकथन और तर्क पढ़ लो, क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। आगे आ रहा है, हिंदी में कर लें ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एसडीआई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडेक्सिंग सिस्टम पीरियोडिक डे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डीवी डेसिमल डे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके जब पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर पेपर आते हैं। द लाइब्रेरी लेगेसी इज़ अ प्रोवाइड टू गवर्नमेंट ऑफ मैनेजमेंट। भाई लाइब्रेरी लेगेसी आपको पता ही है, जब उसमें सारे कानून आ जाएंगे उसमें आपको ये तो पता ही होगा, जो मैंने करा रखा है आपको एक बार मैं फिर दोबारा करा दूंगा। जो लाइब्रेरी के सारे एक्ट हैं, जिसमें क्या नाम कौन कौन से स्टेट में कब कब आई, कौन कौन से जो लाइब्रेरी के एक्ट हैं, फिर जो उसमें डेमोस्ट्रेटरी लाइब्रेरी है उसके एक्ट हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं बनता। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे आ रहा है अरेंज द फॉलोइंग द क्रॉनिकल ऑर्डर सीक्वेंस टू द यानी कि इसके जो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है, हिंदी में खोल लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके विकास के क्रमानुसार, यानी कि इसको व्यवस्थित करना है। 31वां क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कौन सा दिखाई देगा, अगर वही पुरानी तकनीक लगाए हैं तो अपनी पुरानी तकनीक में एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि आपको कैसे सॉल्व करना है। भाई सॉल्व इतने टाइम पर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर आपको सॉल्व नहीं कर पाएगा। जहाँ पर 2 दिख जाए, ये आपको 2 दिख गए, ठीक है। अब 2 और क्या दिख रहा है कहीं 2 इस तरह के सेम नहीं है, तो इन 2 को तो कट दिया, यानी कि इन 2 को काट दिया। अब बचा क्या है, जब 3 आ गया तो 3 में से अब इसको लेके चलना है उसी हिसाब से, यानी कि FRBR है आखिरी में, यानी कि ये है आखिरी में। अब बचा क्या, FRBR के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा, मार्क की फुल फॉर्म मैंने कहा था, मार्क की फुल फॉर्म किसी ने बच्चे ने भी, भाई वीडियो देखते हो आप, वीडियो देख के तभी तो आपका आउटपुट पता चले कि आपने जो मैसेज जो पूछ रहे हैं वीडियो में पूछ रहे हैं या फिर आपकी क्लास में पूछ रहे हैं, तो आपको फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। मार्क के बाद क्या कौन सा आएगा, मार्क के बाद है ISBD, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फिर आता है CCF और इसका लास्ट आ जाएगा आपका FRBR, तो ये आ जाएंगे, इसका इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग सेकेंडरी पब्लिशन अकॉर्डिंग टू द बिगिनिंग और पब्लिशन क्रॉनिकल ऑर्डर। भाई क्रॉनिकल ऑर्डर में ये जो क्वेश्चन है पूछा तो गया है सही, पर इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके DSSB के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग द स्टेट क्रॉनिकल अकॉर्डिंग टू, यानी क्रॉनिकली ऑर्डर इज द अकॉर्डिंग टू द, इसके ईयर के अनुसार लगाना है। अब सबसे पहले आपको ईयर याद होने चाहिए, यानी कि जो सारे के सारे ईयर हैं वो याद होने चाहिए। अब आपको ईयर में सबसे पहले कौन सा, भाई जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मद्रास, तमिलनाडु, इस तरह की बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। और पहला कहाँ है, देखिए यहाँ पर 2 दिख गए। फिर क्या आ जाएगा तमिलनाडु के बाद कौन सा था, तमिलनाडु के बाद मिज़ोरम, यानी कि तमिलनाडु के बाद आ जाएगा मिज़ोरम के बाद आ जाएगा गुजरात के बाद आ जाएगा यूपी, यानी कि इसका आ जाएगा मिज़ोरम, गुजरात, यूपी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा बैठता, अच्छा D बैठता, इस नहीं ऑप्शन नंबर C बैठता, तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से ग्रंथालय अधिनियम पारित होने का वर्ष के अनुसार क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि क्रम में अनुसार लगाइए। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु का मिज़ोरम के बाद क्या है, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है इस तरह से, कई बार DSSS में पेपर में आ चुका है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन DSSS में, भैया अब ये बताओ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आया था,
कंप्यूटर में सबसे पहले आपका आया था वैक्यूम ट्यूब, याद रखना वैक्यूम ट्यूब आई थी। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया था? ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर आया था। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया था? ट्रांजिस्टर के बाद इन जो इंटीग्रेटेड चिप आई थी। अब आपके जो आ गई है माइक्रोचिप, यानी कि जो 2 नंबर है उससे आखिरी में आपके जो फ़ोन में हज़ारों माइक्रोचिप लगी, यानी कि एक छोटा इतना सा प्रोसेसर है, मतलब इतना सा प्रोसेसर है, मान ले इतने से प्रोसेसर में हज़ारों चिप लगी हुई है, तो क्या हो गया? वो माइक्रोचिप हो गया। सबसे पहले जब आप पुराने टीवी देखते थे उसमें क्या लगा रहता था? सर्किट लगा रहता था। जो अभी जो एलईडी टाइप है उसमें सर्किट होता था। फिर उसके बाद क्या होता था? ट्रांजिस्टर रहता था, यानी कि उसके पीछे एक डब्बा लगा रहता था जिसमें क्या नाम कभी कभी ब्लास्ट हो जाता था। और फिर उससे पहले थे वैक्यूम ट्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित जो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग द प्रोफेशनल एसोसिएशन अकॉर्डिंग द ईयर। भाई इसमें बताना है निम्नलिखित व्यावसायिक परिवेश संघ की उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार लगाई। स्थापना वर्ष के अनुसार सबसे पहले आपको बताइए ALA आ जाएगा। ALA के बाद कौन सा आएगा? जल्दी बताओ। ALA जब 3 दिख गया तो आपको 3 के बाद यहाँ से B पहुँच जाएगा। 3 के बाद क्या है? ASLA। फिर ASLA के बाद कौन सा आएगा? ILA। और ये क्या है आपको? ISLC, यानी कि और इनकी फुल फॉर्म बेटा याद कर लेना सब, जितने स्टूडेंट हो अपना ये याद रखना, फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। फुल फॉर्म के ऊपर हर बार बवाल होता है DSSB में, और हर बार इसलिए बवाल होता है कि बच्चों को फुल फॉर्म याद नहीं होती। और इस बार 3 शिफ्ट में हो रहा है भैया पेपर, याद कर लेना 3 शिफ्ट में हो रहा है। 3 शिफ्ट में मतलब पहले वाले का हो सकता है हार्ड हो, दूसरे वाले का आसान हो, तीसरे वाले का हार्ड हो, या फिर पहले वाले का आसान हो, दूसरे वाले का हार्ड हो, तीसरे वाले का आसान हो, इस तरह से हो सकता है। तो यानी कि कुछ भी हो सकता है। अपना एक बार भी ये मत सोच लेना कि क्या ना मैं 30 मार्क आऊँ या फिर ये हूँ फलाना हूँ ढिकना हूँ। जब तक आपका पेपर पास ना हो तब तक आप 30 मार्क का मत मना करो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को लेके डूब जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो क्या कह रहा है? यूनिवर्सल कॉपी कन्वर्जन। अच्छा, ये जो कॉपीराइट वाला एक्ट है आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है, कॉपीराइट एक्ट कब आया? और कॉपीराइट एक्ट जो है वो किस तरह, यानी कितने साल बाद ऑथर को ये यानी किसी को भी ये परमिशन देता है कि ऑथर की जो सूचना है उसे एक तरह से चुरा ले, ये बात भी तो देता है। सबसे पहला आ जाएगा ऑप्शन, आ जाएगा बर्न ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? यानी कि ये आ गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा आपका इंडियन कॉपीराइट एक्ट, यानी कि इसकी ये आ जाएगा। और फिर आपका आ जाएगा विप्रो कॉपीराइट एक्ट, यानी कि D हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर D। ठीक है बच्चों, चलिए आप आगे चलते हैं। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा है, इंग्लिश वालों को साथ के साथ पेपर खुला हुआ है, और हिंदी वालों को भी साथ के साथ पेपर खुला हुआ है, तो आपको अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तक हो गए थे हमारे, 37 देखते हैं। 37 इसमें खोल लेते हैं। तो पहले क्या, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रिसर्च का क्वेश्चन है। चलिए रिसर्च का जब आप रिसर्च या फिर जो PhD नेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये यानी कि तीनों, अच्छा ये तो इसके बाद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन है, यानी कि इनको सारे को क्लासिफिकेशन लगाने हैं, और क्लासिफिकेशन इनके पब्लिशिंग इसके अनुसार लगाने हैं। तो सबसे पहले कौन सा आया था? DDC आया था, याद रख लेना DDC आया था। DDC का ईयर क्या है? यानी कि DDC सॉरी 38 हम हिंदी में पढ़ते थे। वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण जो पद्धति है आपकी उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या आता है? DDC आता है, यानी कि B आ जाएगा 2 नंबर 1 में, यानी कि ये आ जाएगा। अब B नंबर कह दिया इसने, तो B नंबर के बाद क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद आता है LC आ जाएगा। और LC की फुल फॉर्म मैंने कल ही पूछी थी, आज ही पूछ रहा हूँ, LC की फुल फॉर्म बताओ। LC के बाद आ जाता है आपका, LC के बाद क्या है? UDC, और UDC के बाद आ जाता है आपका CC। 1905 या और 1905 में क्या आया, और 1933 या 1930 में क्या आया? चलिए ये बताओ, बस इतना सा आपसे पूछ रहा हूँ और ज़्यादा नहीं पूछा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अभी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग द, इसमें क्या है, द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया, यानी कि भारतीय सूचना प्राप्ति अधिकार अधिनियम कब आया था? जो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में, यानी कि पहले का हो जाएगा 2005, यानी कि ठीक है। फिर आ जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकार सार्वभौमिक उद्घोषणा। मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा किस में आया था? वो आया था 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया कब आया था? इंडिया का जो एक्ट है वो कब आया? तो वो आया था 2000 में, यानी कि सूचना, आपको सूचना का अधिकार जो इन्फॉर्मेशन के अंडर आया था, जिसमें आप साइबर क्राइम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन यानी कि उसके कंप्लेन करते, वो 2000 में आया। फिर आता था डिजिटल मिलेनियम एक्ट, यानी कि डिजिटल मिलेनियम एक्ट क्या है? डिजिटल मिलेनियम एक्ट के अंडर आता है आपका ऑप्शन नंबर, ये आया था 1998 में। तो इसका इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाता है? बी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में एक बार। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन है भाई? साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? FW टेलर, ठीक है। फिर आता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन है? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन है? हेनरी फेबल, इतना तो आपको पता ही होगा, हेनरी फेबल है। और जो पोस्ट कॉर्प है वो किसने दिया है? चलो वो ही बताओ आज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सी क्या कह रहा है? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल। भाई ह्यूमन रिलेशन स्कूल का क्या कह रहा है? यानी कि मानव संबंधित विचारधारा का जनक कौन है? मानव संबंधित विचारधारा का जनक, मानव संबंधित विचारधारा का जनक है आपका एटलन मैरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आता है फादर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, यानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का जनक कौन है? आपका एक दिख रहा है बस, अब तो एक ही बचा भाई, F और अच्छा मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। CA कटर किससे संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा इतने तो। अगर ये नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है भैया। ये तो सारे लाइब्रेरी के हैं। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेटरी क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये तो इतने तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसका है, ये किसका है। तो CA कार्टर का किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 X, यानी कि विस्तार वर्ग वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विस्तार वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 2 में। फिर आ जाएगा HE ब्लिस किसका है? HE ब्लिस जो है आपका यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें 3 नंबर में चल जाएगा। फिर आया JD ब्रूनर JD ब्रूनर किसका है? इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 4। फिर आ जाएगा पीटर ओटले और हेनरी, ये तो किसका है? ये तो आपको पता है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का है, यानी कि पहला हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से बैठता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आपका आगे चलते हैं। 42 में देखते हैं 42 इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए। 42 इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए छोड़ दो इसे। फिर आता है ये निश डॉग, ये आपसे पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको 43 को लगाते हैं, तो 43 को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? निश डॉग, तो ये किसका आ जाता है? ये आ जाता है आपका सोशल साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, इधर आया सामाजिक विज्ञान। फिर आता है DEVSIS, यानी कि DEVSIS। आपको अगर स्पेलिंग में समझ में ना आए या फिर बोला ना जाए तो भैया तोड़ के पढ़ लो। कोई क्या नाम, आपको पढ़ना है, आपको पास होना है, आपको समझना है, किसी को नहीं समझना। कोई आपका मजाक उड़ाता है, पहले उससे पूछ लो कितना आता है तुझे, ठीक है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, एक चीज़ ध्यान रखना। और अगर ये सोचते हो कि आपको सब कुछ आता है तो भैया दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सब आता हो, ठीक है।
चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपको रोज़ पढ़ाता हो, रोज़ क्या नाम से याद हो, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सब आता हो। जब आप बड़े लेवल पर जब टीचर बन जाओगे तो एक चीज़ याद रखना, साइकोलॉजी में जब हम भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, जब माँ के अंश में बच्चा पैदा होता है, यानी कि माँ के अंश में बच्चा आना शुरू होता है, उस टाइम से लेकर और मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है आगे? नेक्स्ट आ रहा है आपका INSI। तो INSI की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है सारे की। तो फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर साइंस, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियर विज्ञान। फिर आपका आ जाता है डिसडॉक। डिसडॉक क्या है? डिफेंस का है, ये तो आपको पता ही होगा, ये है डिफेंस साइंस, यानी कि रक्षा विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से देख लो, इस तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिल्डिंग ऑफ कार्डेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कार्डेक्स सिस्टम है इम्पोर्टेंट है क्योंकि कार्डेक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है CLRI। CLRI का क्या है? तो CLRI है कहाँ पर? CLRI है चेन्नई में, यानी कि सी से बन गया चेन्नई, तो चेन्नई में पहुँचा दिया हमने इसे। फिर आता है SENDOC, सिंडॉक। तो सिंडॉक क्या है? सिंडॉक का आपका हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि इसे पहुँचा दो हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद पहुँच गया। फिर ये यानी कि ये आ गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। फिर आता है NASDOC, यानी कि NASS। तो ये क्या है? सी नंबर कहाँ चला गया? सी नंबर चला गया दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में पहुँचा दिया हमने 3 नंबर को। और फिर आता है BARC। BARC आपको पता है मुंबई में है, यानी कि ये हो गया 4 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर ऑप्शन बचा, ये हो जाएगा सी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ध्रुवीकरण। ये कह रहा है, ये ऑप्शन इसमें ध्रुवीकरण पहला इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिर्फ वही बताऊंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, ये पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो से। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन। तो बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन जो है आपका, जो बी नंबर है, तो वो किस बात की ओर कर रहा है? यानी कि उसका आ जाएगा सबसे पहले आपका संप्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका। फिर आ जाएगा कार्डेक्स। कार्डेक्स आपको पता है, कार्डेक्स मैंने पढ़ा चुका है। तो कार्डेक्स आपको किस लिए आता है? कार्डेक्स, सॉरी, एक मिनट, नहीं सॉरी, मैं सोच रहा था गलत हो गया। बिल्डिंग ऑफ ये हो जाएगा इसका, कार्डेक्स हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल, यानी कि पीरियोडिकल के बारे में आ जाता है। यह हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका सी का हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 2 नंबर। तो अच्छा, फिर आपका आता है बच्चा का इंफॉर्मेशन डेस्क। इंफॉर्मेशन डेस्क आपको पता है रेफरेंस सोर्स होता है, ये तो आपको सबको पता है, इतना तो बच्चा भी जानता है कि रेफरेंस सोर्स, जो इंफॉर्मेशन डेस्क होती है वो रेफरेंस सोर्स होता है, क्योंकि उसे एक तो भाई जो लाइब्रेरियन है वही देता है, दूसरा आप उसे क्या नाम घर नहीं लेके जा सकते, वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर होता है, यानी कि जो सूचना है वो क्या करती है, वो आपको प्राप्त करने के लिए ही रेफरेंस सोर्स या रेफरेंस सर्विस बनाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे काट दो भैया, इसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो यहाँ तक था, यानी कि जून 2010 का पेपर में आपको इतना इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं दिसंबर 2010 के पेपर में। मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज करके आपको दो पेपर खोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम देखेंगे दिसंबर 2010 का पेपर, यानी कि ये है दिसंबर 2010 का पेपर, और इसमें हम खोल लेते हैं एक तरफ इंग्लिश पहले की तरफ और एक तरफ हिंदी। चलते हैं, चलिए। तो पहला ये सॉरी, हाँ हिंदी आ गया। अब पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर दोबारा आपको ये कर दिया कि नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ओल्ड पेपर पढ़ने ज़रूरी है। ये है आपके सामने एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल। अभी तो हम ज़्यादा, यानी कि 2010 में ही चल रहे हैं, और 1 में जनवरी में क्या पूछ लिया, सारे के सारे वो पूछ लिए, ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, माइक्रोचिप है, ये सब चीज़ पूछ ली, और एक तरफ पूछ दिया आपसे कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आया। अब बताओ, कर दिया कि नहीं, बेकार कर दिया आपके सामने। इतना ही होता है, ज़रा सी चुटकी बजाते ही आपको पेपर में चेंजेस मिल जाएगा। और चेंजेस क्या मिलता है कि पहले पूछ लेगा कि ये घर कहाँ है, और फिर ये पूछ लेगा, ये एड्रेस देगा कि ये घर कहाँ है। तो इतना ही अंतर मिलेगा और कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
हमें जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। ISBN चेंज फॉर द 10, यानी कि आपको पता है सबको, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि 2007 था, 2007 में से यानी कि उससे पहले यानी कि ISBN अंकों यानी कि ISBN को 10 अंकों से 13 अंकों में परिवर्तित कब किया गया, यानी कि कब चेंज किया गया, कब लाया गया, तो ये आपको पता है 2007 में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ISBN अब कितने अंकों का है, 13 अंकों का। आपसे पूछा जाए ISBN के बारे में तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाइब्रेरी लेगेसी रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ, यानी पुस्तकालय कानून किन पुस्तकालयों के विकास की ओर संकेत करता है, तो आपको पता ही है इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि जो लाइब्रेरी होती हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं और पब्लिक लाइब्रेरी को ही उसको जोड़ देता है वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। इन ISAS लेक्स, इस लेक्स क्या कहता है, वो किस वर्ष आया, फाउंडिंग कब हुई, इसके कब बना, तो ये क्या कहता है, किस वर्ष में स्थापना हुई, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच लॉ द, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसका हिसाब से, यानी कि ये नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रोटोकॉल आपको, ये तो 6 नंबर था, आपको पता ही होगा 6 नंबर का आपको आंसर है FTTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद कर लेना। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर ट्रांसफ़र लिखा है इंग्लिश में, देखो हिंदी वालों बिल्कुल ध्यान रख लेना कि इतनी भी गलती मत कर देना। पहले तो आजकल पेपर इस तरह से आ रहा है, पर DSSB का पेपर में क्वेश्चन चेंज करने पड़ते हैं, तो ये देख लेना जब ये ट्रांसफ़र लिखा हो इंग्लिश में तो FTP होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ट्रांजिस्टर यूज विच इज़ द जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब हुआ था। भैया ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपकी हुआ था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहले तो आपके इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, बड़े, यानी कि जिस कमरे में मान लो मैं बैठा हूँ या फिर आप बैठे हो, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, और करता क्या था, प्लस माइनस डिवाइड और क्या नाम जो ये थे गुणा, तो ये तो बाद में आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लूनिक्स इज एग्जाम्पल ऑफ द, तो लूनिक्स किसका एग्जाम्पल है, लूनिक्स है इसका आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लूनिक्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडो भी आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, OS मैक OS भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अनमार्क, ये इंपॉर्टेंट है। UN मार्क, यानी कि UNI मार्क इज़ द डेवलप द अम्ब्रेला, यानी कि मार्क किस छत्र, यानी कि छत्र के अंतर्गत विकसित हुआ। भाई अम्ब्रेला जो प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि एक तरह से मान लीजिए मैंने कोई कंपनी लगाई, कंपनी मेरी कोई कंपनी है और इस कंपनी को मेरे अंडर रहकर काम करना है, यानी कि अपने आप को डेवलप करना है, तो उसे कहते हैं अम्ब्रेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इफ्ला। और इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, इसकी इफ्ला की पूछी जाती है, OCLC की पूछी जाती है, यूनेस्को की पूछी जाती है। तो आपको, और यूनेस्को कब बना और यूनेस्को का कार्यालय कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें आजकल दिक्कत चल रही है लाइब्रेरी साइंस में। अच्छा 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित, यानी कि भारत में कितने राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय कानून है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय कानून ये 10 के हिसाब से पूछ रहा है, तो 10 के हिसाब से कौन सा कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर। भाई जो सार्वजनिक पुस्तकालय कानून है वो कितने आ जाएगा, 16 दे रखा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन, और अब कितना है, चलो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस हिसाब से 2010 के हिसाब से गलत है। तो आप बताओ कितने कानून हैं, और जो भी बच्चा पढ़ रहा है बच्चों इसका ज़रूर याद कर लेना। और कानून मैंने आपको यानी कि सारे के सारे स्टेट के कानून याद करा रखे, कब कौन सा है, और मैं फिर दोबारा करा दूंगा जिससे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए हिंदी में खोल लेते हैं 13 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, काट दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 नंबर कह रहा है इंडेक्सिंग सिस्टम इज इन विच द कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ is done at the search stage which the first introduction by, तो यानी कि इंट्रोडक्टिव बाय किसकी बात कर रहा है, इंट्रोडक्टिव बाय जब इस तरह की बात आती है तो आपको एक नाम याद दिख रहा होगा,
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी में पढ़ते हैं उन यानी अनुक्रमण प्रणाली जिसमें खोज तर्क पर ही शब्दों के सामान्य बैठक की जाती है। सर्वप्रथम किसने चालू करी, तो वो है मॉर्फिनर टॉबे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग मेडिकस इज आउट। देखिए ये पूछ रहा है कितने वर्ष में यानी कितने टाइम में प्रकाशित होती है, तो इसका आंसर आपको होना चाहिए, इसका आंसर हो मंथली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच वन, यानी कि ये पूछी जा सकती है निम्नलिखित में कौन से प्रकाशन एस.आर. रंगनाथन का नहीं है, तो एस.आर. रंगनाथन की किताब आपको पता होनी चाहिए। एस.आर. रंगनाथन की किताब है लिविंग विद द बुक, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 इंपॉर्टेंट है। 260 टैग इज अ मार्क फॉर्मेट, क्या कह रहा है, मार्क अनुरूप 260 टैग से भाग है। 260 किसके ऊपर भाग देता है, तो वो देता है द पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या कह रहा है, प्रकाशन सूचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मीन मीडियन मोड इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस विच इज़ द फर्स्ट पब्लिशन। भाई 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको कितनी बार बता चुका है, 1931 में आए थे, यानी कि 3 चीज़ याद कर लेना, 1930, 1931 और 1933, ये तीनों याद कर लेना, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि तीनों इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। 21 इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 इम्पोर्टेंट नहीं है, 23 इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सारे आपके नेट के पेपर के अनुसार इम्पोर्टेंट है। चलिए 24 देखते हैं, 24 इम्पोर्टेंट है क्या, 24 इम्पोर्टेंट नहीं है, 25 इम्पोर्टेंट नहीं है, 26 इम्पोर्टेंट नहीं है, 27 में तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, 28 इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ द, ये पूछे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 29 इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, 30 पे पहुंच गए हम, 30 इम्पोर्टेंट नहीं है। अरेंज द क्रॉनिकल, ये इंपॉर्टेंट है, 31 इंपॉर्टेंट है आपके DSSS के अनुसार। चलिए 31 का हिंदी में देखते हैं, हिंदी वर्जन ये रहा। निम्नलिखित क्रमानुसार दीजिए, यानी कि इनको क्या है, डिजिटल मिलियन कॉपी आ जाता है। ये अभी आपको दोबारा क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि आपको दोबारा ही क्वेश्चन एक तरह से, ये कब पढ़ा था हमने, जून वाले पेपर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया, जून वाले पेपर में अभी पढ़ा है, यानी कि बैक करके आप पढ़ लो, आपको जून वाले पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। और जून वाले पेपर में क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले इंडियन कॉपीराइट एक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इंडियन कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा। फिर इंडियन कॉपीराइट एक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यानी कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, फिर आ जाएगा DMC के बाद क्या आ जाएगा, DMC के बाद आ जाएगा इंफॉर्मेशन कॉपीराइट एक्ट, यानी कि ये कब आया, 2000 में, ठीक है। और फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, बताओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका आ जाएगा डिजिटल मिलेनियर कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा। सूचना सबसे पहले कौन सा है, भारतीय कॉपीराइट एक्ट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट आ गया, 4 नंबर पहुंच गया हम। फिर आ जाएगा मिलेनियर कॉपीराइट एक्ट, फिर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन 2000 में आया था, और इसका सूचना प्राप्त अधिकार अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर वही लेगेसी के बारे में पूछ रहा है, कि आपको ये पूछ रहा है कि कौन से कब आए, यानी कि आपको सबसे पहले आपको याद करना है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर की है तमिलनाडु, कर्नाटक ही इधर के सबसे पहले आए हैं। फिर आपका आ जाएगा पांडिचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी एक मिनट, पांडिचेरी नहीं आया, सबसे पहले आया था कर्नाटक, फिर आया उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बाद आया आपका राजस्थान के बाद आपका पांडिचेरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा, आपका उड़ीसा के बाद आपका राजस्थान के बाद पांडिचेरी। चलिए आगे चलते हैं, इसमें डेवलपमेंट, ये इतना क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको DSSS में नहीं मिलेगा, तो इसे काट दो। फिर आ जाता है रिपोर्ट स्टेज, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। फिर आ जाता है इनके बर्थ के हिसाब से इन्हें लगा दो भैया, ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि इनके जन्मदिन के हिसाब से लगाओ। भैया जन्मदिन, आप हमें क्या पता जन्मदिन,
कोई कहने लगे जन्मदिन, अब हम अपने तो जन्मदिन याद रखते नहीं है, यानी कि जब क्लासरूम में बैठे रहते हैं ऐसी बात करते कि नहीं बात करते। आप ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन अभी आपके सामने, आप मेरे सामने बैठे होते और मेरी क्लास में 40-50 स्टूडेंट होते, तो यही बात होती, अपने तो जन्मदिन याद नहीं रखते, इनके जन्मदिन याद रखेंगे, ये कहते कि नहीं कहते। तो यही बात होती है जब क्लासरूम में बैठे रहते हैं, अलग जो होता है माहौल। तो पहले आ जाएगा CA काटर, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर। फिर आ जाएगा आपका CA काटर के बाद डेवी, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर के बाद आ जाएगा 1 नंबर SR रंगानाथन, और फिर आ जाएगा BS केशवन। और ये जो नाम है ना BS केशवन, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद कर लेना। BS केशवन के नाम से ही बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अच्छा, ये आता है 36 इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ 27 इम्पोर्टेंट है। 27 खोल लेते हैं हम, चलिए ऊपर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। 27 निम्नलिखित क्रमों के अनुसार इसको रखिए, यानी कि सबसे पहले कह रहा है CCE अच्छा, इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले कौन सा आएगा आपका CCE, CCC आ जाएगा। CCC के बाद आएगा मार्क 2। मार्क 1 कब आया, ये आपसे पूछे जाते हैं। मार्क कब आया, मार्क 1 कब आया, मार्क 1 कब आया, मार्क 2 कब आया, ये आपको तीनों पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अच्छा, मैं पहले पहुंच गए थे CC पे पहुंच गए थे, CC के बाद मार्क 2 पे पहुंच गए थे, और मार्क 2 के बाद कब आना था हमें ISBD पर आना था, और फिर यहाँ था CCF, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 38 इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। चलिए, इसको मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले AACR। अब AACR की देखो कहानी में आपको ये बताता हूँ। AACR है, फिर AACR1 है, AACR2 है। इनको तीनों को याद कर लेना, इनके क्वेश्चन यानी कि इनके जो क्रम है वो पूछे जाते हैं, ईयर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा AACR। AACR कब आया 1967 में, यानी कि AACR कब आया, 1 मिनट, हाँ दिख नहीं रहा होगा बच्चों को। AACR कब आया आपका 1990, यानी कि पहला नंबर। फिर AACR2 कब आया, AACR2 उसके कितने साल बाद आया था भाई, उसके सीधे मान के चलो 10 साल बाद, यानी कि उसके आ जाएगा 2 नंबर, यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। फिर आता ALA कोड क्या है, ALA कोड का जब आया तो वो कब आया, वो आया 4 नंबर, यानी कि इसका आ जाएगा 3 नंबर। और CC कब आया, CC आपको 34 में मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। चलिए इम्पोर्टेंट इसके बाद देखते हैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुक इज़ प्रिंट, और आखिरी है हु इज़ हु इन इंडिया, यानी कि किसके बारे में, हु इज़ हु इंडिया के बारे में कौन बताता है, और बुक इन प्रिंट के बारे में कौन बताता है। तो पहला क्या आ रहा है, पहला आपका आ जाएगा दूसरा बिब्लियोग्राफी, बुक इन प्रिंट, यानी कि इसका आ जाएगा 2 नंबर, और लास्ट का आ जाएगा आपका बिब्लियोग्राफिक सोर्स, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, बिब्लियोग्राफिक सोर्स और बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट नहीं, लर्निंग और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आती ये थ्योरी बात करता है, एक्स और वाई थ्योरी। भाई अभी तो आपको पढ़ा है एक्स और वाई थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, और ये सब चीज़ें पता है। हेनरी पेबल किसका है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, हेनरी पेबल किसका है। हेनरी पेबल आपके किसके क्लासिकल थ्योरी है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा हेनरी पेबल, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। फिर आ जाएगा W टेलर। W टेलर किसका है, जो टेलर मास्टर होता है वो किसका होता है, FW टेलर जो है वो किसका है, B नंबर। आपको सारे अभी करा रखे हैं, बिल्कुल सारे के सारे, जो भी आपको याद नहीं, यानी कि एक क्लास में भी आपको याद नहीं आ रहे, तो फिर तो दिक्कत का सामना बढ़ जाएगा। फिर आपको आ जाएगा श्रेणीबद्ध, जो इसके आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, सॉरी ये आ जाएगा इसका पहले का 3 आ जाएगा क्लासिक, यानी कि पहले का ये हो जाएगा पहला। फिर आ जाएगा 2 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का टेलर किसका है, टेलर आ जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट का 2 नंबर। 2 नंबर के बाद क्या पहुंच जाते हैं हम, ये है अब्राहम मास्लो, यानी कि मास्लो किसका है, ये नीड का होगा।
नीड का मतलब यानी कि इसका आ जाएगा 3 नंबर। फिर आ जाएगा डुगल्स MC ग्रोवल, यानी कि इसका आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स और वाई थ्योरी, यानी कि हो जाएगा 4 नंबर। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार पूछे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट इस तरह के हैं, DSSB में ऐसा कैसे उठा के दे देगा आपको, ऐसा का ऐसा ही। चलिए आगे चलते हैं, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर के बारे में याद कर लेना कि जो ये है ये कहाँ पर है, ये इसका आंसर है, ये है MFHP लोथल, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा 42 का, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डेरिक ऑस्टिन, यानी कि इसका जो है 4 जो है 3 का, इससे C का आ जाएगा। डेरिक ऑस्टिन किससे संबंधित है, डेरिक ऑस्टिन ही संबंधित है, यानी कि इसके आ जाएगा ऑप्शन नंबर इधर। चलिए आगे चलते हैं, आगे इम्पोर्टेंट नहीं, यानी कि NTC ये एक बार याद कर लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लें। NTC किसका है, NTC का हो जाएगा आपका USA का। ITC किसका है, ITC है आपका इसका नीदरलैंड का। फिर आपका हो जाएगा बिल्स, ये किसका है, ये हो जाएगा UK का। और फिर ये आपका हो जाएगा निस्केयर आपका इंडिया का। ये निस्केयर तो आपको पता ही भैया इंडिया का है, और कहाँ लेके चलोगे। चलिए इंडिया, फिर कल्चर ऑफ वीट, बायो केमिस्ट्री, फिर आया है बायोलॉजिकल साइंस। अब ये बताओ किस किस में आएंगे, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो छोड़ो से, क्योंकि ये हमारे उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लिटिल साइंस और बिग साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, सब्जेक्ट अप्रोच, इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, एक रंगनाथन का पढ़ लो, या वैसे तो आपको सारा ही मैं बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन होगा मुझे लग रहा है। तो आपका सबसे पहला आ जाएगा एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का कौन कर रहा है, एलिमेंट जो आता है आपके आ जाता है ऐसा रंगनाथन, यानी कि पहला आ जाएगा। फिर आ जाता है लिटिल साइंस बिग साइंस। अब लिटिल साइंस बिग साइंस कौन कर रहा है, लिटिल साइंस बिग साइंस कर रहा है DJ वाले बाबू, यानी कि डीजे कौन कर रहा है, DJ डॉसलन प्रिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। अब कौन सा बचा है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका आ जाएगा SC ब्रोफर्ड, यानी कि ब्रोफर्ड, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा इसमें 3। अब आता है सब्जेक्ट अप्रोच इन्फॉर्मेशन, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा सब्जेक्ट अप्रोच, और ये बचा कौन सा आपका DJ फोस्टक, यानी कि ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये थे आपके जो क्वेश्चन थे, यानी कि इसके बाद जो पैराग्राफ है, इसके बाद पैराग्राफ आता है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं। तो बच्चों ये थे आपके DSSB क्वेश्चन, यानी कि जो DSSB में नेट से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब इससे बड़ा तो कोई यानी PhD का पेपर निकाल के तो लेके नहीं आ सकता मैं, क्योंकि PhD का पेपर ही यही है, जो PhD वाले जो पेपर दे रहे हैं वो यही पेपर दे रहे हैं अपने नेट और JRF के लिए। तो यानी कि अब इतना बड़ा पेपर, यानी कि जो बच्चे कहते हैं ना छोटा छोटा याद करो, जो टीचर कहते हैं छोटा छोटा, कोई भी टीचर पहली बात तो जो अच्छा टीचर होगा वो ये नहीं कहेगा छोटा छोटा याद करो, वो ये कहेगा आप 10 पन्ने पढ़ो, ठीक है, 10 पन्ने पढ़ो, 10 पन्ने में से 1 पन्ना याद रहेगा, ठीक है। फिर अगले दिन 10 पन्ने पढ़ो, फिर उसके बाद 2 पन्ने याद रहेंगे, फिर उस चीज़ को दोबारा पढ़ो, यानी कि आपने पहले दिन 10 पन्ने पढ़े, आपको कितना पन्ना याद रहा, 1 पन्ना। फिर अगले दिन उन्हीं 10 पन्नों को पढ़ा, आपको क्या रहेगा, 2 या 3 पन्ने याद रहेंगे। फिर अगले दिन उससे 10 पन्ने पढ़ो, 4-5 रहेंगे, फिर अगले दिन पढ़ो, यानी कि 10 के 10 पन्ने याद रह जाएंगे। इस तरह होता है, यानी कि साइकोलॉजी का खेलना होता है ये, ठीक है। जब काउंसलिंग करी जाती है, हम भी काउंसलिंग करते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें भैया दिमाग में जो खोपड़े में अंदर की जो चीज़ें हैं ना, इसकी एक तो मेमोरी का आज तक नहीं कोई पता लगा पाया, इसमें क्या चलता है ये नहीं पता लगा पाया। तो यानी कि जो काउंसलर होता है या फिर जो डॉक्टर भी होता है, या काउंसलिंग हम जो काउंसलिंग करते हैं या फिर किसी बच्चे को देख के पता लगाते हैं ना, कैसे पता लगाते हैं, तो उसकी आँखों से या फिर उसके जो भाव है उसी से पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है बच्चों। चलिए
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और सारे क्वेश्चन अपने उतारो। अगर जैसे ये मैच द फॉलोइंग वाले, मैच द फॉलोइंग वाले क्या करना है, बस आपको ये लिखना है NTC किसका है और उसके आगे 1 यानी कि 1 लाइनर बना दो। अभी भी आपके पास टाइम है, यानी कि 15-20 दिन में आपको सारे पेपर हो जाएंगे। पेपर में सारे एक आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा और अच्छे नोट्स हो जाएंगे और सारे के सारे उतार के रट लो, घोट के पी जाओ, घोट के, जिससे पेपर 2 जो आपका है, पेपर 2 में आपको क्या बन जाए, आपको एक अच्छा स्थान मिल जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।